नेक्स्ट जनरेशन से रिश्ता, फादर सन, थोड़ा बताएं पिक्चर के बारे में। सुजॉय घोष बहुत साल पहले मेरे घर आए थे, 2-4 आइडियाज लेके कि आपको मेरे साथ ये फिल्म करनी है, आपको कौन सा आइडिया पसंद है। तो ये दूसरा या तीसरा वन लाइनर उन्होंने नरेट किया। बाप बेटे जिनके बीच में अनबन बहुत सालों से 48 आवर्स साथ में गुजारना है, क्या होगा। मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा तो चलो बनाते। बोले नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है। तो सुजॉय घोष ने बोला ये आपका हो गया, एंड ही गेव मी द वन लाइनर लाइक दैट। और अभी हमने ट्रेलर रिलीज के दौरान लोग मुझे, आपने ये सब्जेक्ट चुना क्यों, आपको क्यों पसंद आया, और सब लोग ने कहा कि ट्रेलर बहुत पसंद आया। मैंने यही सवाल किया आपसे, आपको क्यों पसंद आया। वही रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये कहानी पसंद आया। सेम आपकी जो रिलेटेबिलिटी है मेरी रिलेटेबिलिटी है, एंड इट मूव्स यू, एंड एनीथिंग मूव्स यू, खत्म होगी बात। वो पिक्चर बनानी है। जो फीमेल होती हैं, जो घर की माँ हो या बहन हो, उनका रोल भी एक डिफरेंट होता है। आप क्या कर रहे हैं इस फिल्म में? तो जैसे आपने कहा कि जो औरतें बेचारी फंस जाती हैं ऐसे अड़ियल मर्दों के बीच में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये होता है ना कि वो, आई थिंक वो ब्रिज बनने की कोशिश कर रही है। वो आ जाए यार, बात कर ले, अरे यार वो कोशिश कर रही है कि यार हम साथ में हम मिल लें, एक वो ब्रिज बनाने की कोशिश। तो आई थिंक मेरा किरदार भी बिकॉज माँ नहीं है तो वो कोशिश करिए कि माँ के जैसे उन अपनी माँ की तरह वो इन दोनों को पास लाए। प्रैक्टिस तो हमें काफ़ी है रियल लाइफ से एंड इट्स नॉट जस्ट कि आदमी ऐसे होते हैं बाप बेटे में, ये आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स हम सब इनकी जगह पे भी हम रहे हैं। तो आई थिंक रिलेटेबिलिटी हम सबकी लाइफ में सबके लिए है। तो थोड़ा डिग करेंगे तो मिल जाएगा अपनी लाइफ में भी एक रेफरेंस कि जब मैं या तो ये किरदार में कि मैं ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही हूँ या फिर मैं इस तरफ हूँ, उस तरफ कोई और है। तो आई थिंक रियल लाइफ से ही काफ़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे कैरेक्टर के लिए। एंड प्लस जब ऐसे धमाल के डायरेक्टर हैं जो, और इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट है जहाँ बहुत क्लियरली कोई भी शब्द स्क्रिप्ट में फालतू नहीं है, हर लाइन का कुछ रीज़न है। सो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत मज़ा आया कि यार ये लाइन यहाँ क्यों है। तो उस प्रोसेस में आई थिंक ये किरदार भी समझ आ गया। 8 साल से आप इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, क्यों इतना लंबा समय सर? सीखता गया और लिखता गया। ओके। मतलब सीखने को टाइम लग गया और फिर लिखने साथ साथ मैंने लिख भी लिया। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम एक स्क्रीन राइटिंग साइंस अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, तो एक ऑडियंस को एंगेज कैसे करना 2 घंटे के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू स्टिक टू अ थीम, यू हैव टू स्टिक टू कि हर एक सीन का जो भी फैट है ज़्यादा, कोई भी चर्बी है उस सीन में, उसको निकालने में फिर ये लाइन बहुत अच्छा लगा, निकाला क्यों, वापस डालो, बिकॉज एवरी वर्ड शुड काउंट। एक भी वर्ड जो स्क्रिप्ट में है, हर एक अल्फाज, हर एक शब्द, हर एक लाइन वेस्टेड लाइन नहीं है। तो मुझे टाइम लग गया। मैं हर चीज़ अपने टाइमिंग से करता हूँ। एक्टर बनना 44 की उम्र में, स्क्रिप्ट राइटर बना मैं 55 की उम्र में, 65 की उम्र में डायरेक्टर बना। मुझे हर चीज़ वक्त लग जाता है, थोड़ा स्लो हूँ मैं। सर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से होता है, बाप बेटे की जो रिलेशनशिप है? देखिए, ये इस फिल्म में ये रिलेशनशिप ऐसा है कि पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है दो जन के बीच में। वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। एक तो जो कहना चाहते हो कह नहीं पाते, और जो कहते हैं वो सामने वाला कोई और मीनिंग निकालता है। देयर इज अ मिसकंस्ट्रूइंग ऑफ। दूसरी बात ये है कि हम देखेंगे कि जब बाप बेटे एक पर्टिकुलर उम्र के होते हैं ना बच्चे, तब तक बहुत कमाल का होता है, बिकॉज फादर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। आई टेक यू हियर, यहाँ आइसक्रीम खाने जाएंगे, ये पिक्चर देखने, ये गाना सुनो, ये क्रिकेट खेलो, मैं सिखाता हूँ कैसे क्रिकेट खेलना। लेकिन जब मूंछ आ जाती है ना, तो थोड़े चेंजेस आ जाते हैं बच्चे में।
एंड ही इज ऑल्सो ग्रोइंग, इट्स कॉल्ड ग्रोइंग पेन्स। और वो मर्द बनना चाहता है, मर्द बनने के लिए वो किसी की सुनना नहीं चाहता। और बाप चुप नहीं होता, बोलते जाता है, थिंकिंग कि अब तक तो सुनते आ रहा है, एंड बाप के ईगो पे थोड़ा असर पड़ता है, मेरा सुनता नहीं। नॉट दैट ही डजंट लव यू एनी मोर, बहुत लव करता है, बट देयर इज अ चेंज एंड ही डजंट नीड यू एनी मोर एज मच एज ही यूज्ड टू। चलिए, हम उम्मीद करेंगे फिल्म लोगों को पसंद आए और समाज में थोड़ा सा भी बदलाव ला पाए, तो बहुत उम्मीद अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। थैंक यू नीरज, यू आर सो काइंड। मेहता बॉयज जी। अविनाश, बताएं क्या कर रहे हैं आप? पापा के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये? जी, मेहता बॉयज़ एसेंशियली तो बाप बेटे की कहानी है, और दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। फिल्म में 48 घंटे के लिए वो एक ही घर में आते हैं, और उसके बाद क्या होता है उन दोनों के बीच में, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि आप अगर फिल्म को देखेंगे, आपको हर तरीके से अपने पर्सनल रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में एक इंसाइट तो मिलेगा ही, बट मुझे लगता है कि आपके जितने भी रिश्ते हों ज़िंदगी में, जिनसे आपको प्यार या मोहब्बत हो, या कोई बैरियर हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही रिलेटेबल लगेंगी। फिल्म आपके दिल को छुएगी, ऐसा मुझे यकीन है इस बात का, और कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने में हेल्पफुल। जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट आपको अप्रोच किया गया होगा, तो कहीं आप भी यंग बॉय हैं, आपकी भी फैमिली, फादर से रिलेशन, कहीं कोई टच किया रियल लाइफ का कोई? पर्सनली तो मुझे बिल्कुल टच किया। मुझे जैसा कि आजकल सिनेमा में माहौल भी है, हर कोई बड़ा फिल्म करना चाहता है, बड़ी फिल्म करना चाहता है। जैसे ट्रेलर लॉन्च पे हमारे यहाँ बात हो रही थी कि 10 गाड़ियाँ उड़ी हों, तो मैं भी वैसी कोई चीज़ ढूंढ रहा था, वेरी ऑनेस्टली। सुजात सौदागर, जो डायरेक्टर थे बम्बई मेरी जान के, वो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, उन्होंने पर्सनली रीच आउट किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, पढ़ना है इसे। तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा अभी सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, वैसा सोच रहा हूँ। तो उन्होंने पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को एक कलाकार समझता हूँ, एक आर्टिस्ट कहता हूँ, तो कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए मुझे इस फिल्म को ना कहने के लिए। आई शुड जंप ऑन दिस। और मैंने तुरंत फ़ोन किया उन्हें कि मुझे प्लीज़ किसी भी हालत में, तो उन्होंने कहा बमन सर विल मेक अ डिसीजन, वो बताएंगे कि आप इसके लायक सही हैं या नहीं। मुझे याद है कि मैं बमन सर से मिलने गया, और उन्होंने कहा कि एक सीन पढ़ो मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। मुझे लगा ऑडिशन हो रहा है ये। मैंने 5 मिनट का समय लिया, आया और हमने सीन पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि 2 मिनट लगा हुआ सीन पढ़ने में। तीसरे मिनट में उनका जैकेट बाहर आ गया, मैं भी जो बैठा हुआ था मैं उठ के खड़ा हो गया, और हम दोनों लिटरली साथ में सीन करने लग गए। तो उस तरह का क्रिएटिव एनर्जी था उस वक्त, एंड दैट इज़ द वेरी मोमेंट हमें लगा कि ये चीज़ शायद, उन्हें कब लगा मैंने जानता, मेरे लिए, मुझे पर्सनली क्या बात। उस वक्त लगा कि शायद अब ये फिल्म हम कर रहे हैं, और ये फिल्म बहुत ही शानदार है। श्रेया, आपका क्या किरदार है इस फिल्म में? आप क्या कर रही हैं? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है ज़ारा। मैं अविनाश के कैरेक्टर अमय की गर्लफ्रेंड हूँ। पर जो ज़ारा का कैरेक्टर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि एम्पावर्ड है। पर एक मैं बमन सर के साथ ये बातें कर रही थी हमारे वर्कशॉप के टाइम पे, कि जो एम्पावरमेंट ये शब्द है हम लोग ये यूज़ करते हैं, उसके कई मतलब होते हैं। पर सर के लिए इस फिल्म में जो सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एम्पावरमेंट सिर्फ अग्रेशन से नहीं आता, या फिर झगड़े से, या फिर अपना पावर दिखाने में नहीं होता। एम्पावरमेंट साइलेंस में भी होता है, एम्पावरमेंट स्थिरता में भी होती है। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको समझना वही मेरे लिए फाउंडेशन था ज़ारा के कैरेक्टर के लिए। और वो अमय की गर्लफ्रेंड है, तो उससे बेइंतहा प्यार करती हैं, तो वो चाहती है कि ये अच्छा करे अपने लाइफ में। और वहीं से आई थिंक उनका जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है कि वो उसे पुश करती है अपने बाउंड्री को क्रॉस करने का, क्योंकि वो जानती है कि उसकी क्षमता क्या है, जो वो समझता है उससे बहुत ज़्यादा है। और अमय के कैरेक्टर के साथ साथ जो बमन सर हैं वो अमय के पिताजी हैं, तो उनके साथ एक खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि आई थिंक हमारे देश में तो ऐसे होता है कि जो पार्टनर्स के बीच में होता है वो एक तरफ, पर जो जिस रिस्पेक्ट और प्यार से हम अपने पार्टनर के पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं वो बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इंडियंस आर रियली नोन फॉर दैट।
तो जो बमन सर का कैरेक्टर, उनके साथ बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है ज़ारा का। और ज़्यादा जानने के लिए आप ज़रूर देखिएगा मेहता बॉयज़ ऑन ये 7 सबसे फेब। शुक्रिया कहना चाहता हूँ, इतनी खूबसूरत हिंदी सुनने को मुझे क्या मिली है बात श्रेया है। जी से। बिल्कुल क्यों हुई फिल्म थी में नहीं अच्छा। सुनने को आई? नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ सिंपल, जब बॉयफ्रेंड फादर से लड़के आता है जी। तो वो फ्रस्ट्रेशन गर्लफ्रेंड पे भी निकलता है। ऐसा कितना इफेक्ट होता है, या उसके बीच में वो ब्रिज का काम करते हैं, उनको और भड़का भी सकते हैं वो उसके फादर के प्रति, या समझा भी सकते हैं, दोनों ही Correct. बातें। तो कैसा रोल इसमें कहीं कोई सिमिलरिटी लगती है रियल लाइफ? एक्चुअली सर, जैसा आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं और उन्हीं के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये नहीं कहता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। एट द एंड ऑफ द डे जो माता पिता होते हैं वो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं। Correct. ये समझना ज़रूरी है। हम बस इस पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके लिए थोड़ा सिंपैथी या एम्पैथी होगी अपने बच्चे के लिए और बच्चे को अपने पिताजी के लिए, जैसे मेहता बॉयज़ में है, तो ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत दुनिया बन जाएगी। We just want people to evoke a little more emotion and empathy towards their parents and a parent for a child. और जो हमारी ज़िंदगी में होता है, जो फ्रस्ट्रेशन हम निकालते हैं अपने पार्टनर्स में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आई डोंट थिंक वो सिर्फ एक ही वजह से होता है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये बहुत कुछ चीज़ों से जूझ रहा है। सिर्फ अपने पिता के साथ वो नहीं फाइट कर रहा, वो ऑफिस में भी रोज़ जाता है और उसको वहाँ पे भी अपना नाम बनाना है, जैसे हम सबको बनाना होता है। तो हम नहीं कह सकते कि इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी के वजह से है या इस आदमी की वजह से है। तो एज अ पार्टनर आई थिंक आप किसी से अगर प्यार करते हो तो केयरिंग होना ज़रूरी है, एक नॉन बायस्ड ओपिनियन होना ज़रूरी है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कोई बता रहा है कि आप गलत हो या सही हो अकॉर्डिंग टू देम, देन इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर। और जो ज़ारा का कैरेक्टर है वो इसीलिए मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि वो शी कॉल्स हिम आउट जहाँ पे उसे लगता है कि ये गलत है, पर शी डज नॉट कॉल हिम आउट व्हेन शी थिंक्स ही इज़ राइट। तो आई थिंक एज पार्टनर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी से प्यार करते हो देन यू नीड टू ट्रस्ट ईच अदर एंड प्लीज़ डोंट बी विद समबडी जो भड़का रहा है आपको अपने फादर के अगेंस्ट। आई मीन अनलेस इट इज़ सम रियली डिफरेंट एंड सैड सिचुएशन, बट आई फील लव इज़ अबाउट फैमिलीज कमिंग टुगेदर एंड दैट्स व्हाट बीइंग इंडियन इज़ ऑल्सो अबाउट। देखिए, मेरा पर्सनल मानना हमेशा ये रहा है कि इंटेंशन, किसी चीज़ का क्या इंटेंशन है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे प्यार करते हैं, उनका इंटेंशन मुझे ही वॉन्ट्स टू सी मी विन इवेंचुअली। मैं जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। करीबन 2-3 साल से मेरे पिताश्री मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जा रहे हो, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब वो मुझसे कह रहे हैं, जैसे ही कहते हैं मुझे और गुस्सा आता है। ठीक है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इससे ही शुड से इट इन अ डिफरेंट वे। वो क्यों नहीं इतने समझदार हैं कि वो, बट वो कह बहुत सही बात रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं, मैं क्योंकि उसे नहीं डील कर पा रहा हूँ, बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो 5 और भाव प्रकट करते हैं। तो जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन, जैसे मुझे रियलाइजेशन कि यार ये सही में हो रहा है, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कॉल्ड माय फादर कि पापा मुझे ये हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने इसे पकड़ा 3 साल पहले, मुझे कुछ हो रहा था जो आपने देख लिया। उनकी नज़र कितनी होगी मुझ पर, आप कितना प्यार होगा जो उसने वो नज़र रखी है, 3 साल देख रहा है और बोल रहा है बार बार, और बेटा रिएक्ट भी कर रहा है कि प्लीज मेरा पैशन है, ठीक है, आप मेरे पैशन को एंगर मत कहें, जो भी मैं अपने जस्टिफिकेशन दे दूँ। तो आई थिंक उससे भी ये थ्रू आउट चीज़ें समझकर इवेंचुअली ये समझ में आता है कि व्हाट इज ही रियली ट्राइंग टू डू, वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। आपके हिसाब से हो जाए ये आपकी चाहत हो सकती है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, जिस दिन वो दिखने लग जाता है सब कुछ बेहतर हो जाता है। ये हर रिश्ते के लिए मुझे लगता है, इसलिए एम्पैथी वाज द वर्ड हमने काफ़ी यूज़ किया, इन्होंने भी ये कहा, एक दूसरे के लिए वो भाव, और आज के जनरेशन में थोड़ी सी कृतज्ञता अगर होती ना, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। इसी उम्मीद के साथ शायद इस फिल्म से 1% भी समाज में बदलाव है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।